सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे +2 क्लास का केमिकल काइनेटिक्स। वन शॉट के अंदर इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस नोट्स के अंदर हम सब के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो केमिकल काइनेटिक्स सबसे पहले देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स, इसमें हम दो वर्ड से मिलकर बना है, केमिकल और काइनेटिक्स। जो केमिकल है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि केमिस्ट्री के रिएक्शंस पढ़ेंगे। काइनेटिक काइनेसिस से रिलेटेड है, मीन्स जब हम रिएक्शन की रेट के बारे में स्टडी कर रहे हो, स्पीड के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो बेसिकली ये हमें बताएगी कि किस रेट से और उसके मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो जो पहले वाला है उसने हमें बता दिया कि किस रेट से स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं तो वो क्या बताता है हमें, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बताता है। अब इसके अंदर ना दो चीज़ आती है। एक तो सबसे पहले देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक और केमिकल काइनेटिक्स कैसे इंटरलिंक है। ठीक है, अभी वैसे तो मैं आपको बताऊंगी इनमें से कोई भी रिएक्शन आपस में लिंक नहीं होती। केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसे चैप्टर है जो किसी भी चैप्टर के साथ आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहो तब भी आपको केमिस्ट्री किसी भी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जस्ट ये वीडियो देखो और आपको केमिकल काइनेटिक्स पूरा आ जाएगा। अभी सबसे पहले देखते हैं थर्मोडायनेमिक और केमिकल काइनेटिक में क्या डिफरेंस होता है। लाइक थर्मोडायनेमिक हमें बताती है कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहले तो वही देखना होता है ना कि रिएक्शन फिजिबल है या रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो वो बताएगी हमें थर्मोडायनेमिक। जैसे कई बार बोलते हैं कि रिएक्शन फिजिबल है तो उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए या फिर <0 होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब वही होता है, तो मतलब वो फेवरेबल रिएक्शन है। पर केमिकल काइनेटिक्स हमें बताती है कि वो किस रेट से फेवरेबल है। जैसे देखो, हमें पता है कि डायमंड कन्वर्ट होता है ग्रेफाइट के अंदर, बट वो किस रेट से हो रहा है। जैसे हम ऐसे बोलते होते हैं कि ना डायमंड लेना इतना बेनिफिशियल और इतना ज़्यादा मतलब आगे के लिए अच्छा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू कि हम गोल्ड को ले। अगर हम थोड़े अच्छे वाले माइंड से सोचें कि फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो हमें गोल्ड ज़्यादा प्रेफरेबल लेना चाहिए, क्योंकि डायमंड है ना वो उसके अंदर अगर हम बहुत सालों तक उसको अपने पास रखेंगे ना तो उसकी ना वैल्यू कम होती है। बल्कि गोल्ड की अब इंक्रीज़ हो रही है हर चीज़ में, है ना, क्योंकि डायमंड बेसिकली क्या होता रहता है, बहुत स्लो रिएक्शन होती है बट होती ज़रूर है ना, फिजिबल है बट स्लो है। तो वो क्या होता है, ग्रेफाइट के अंदर कन्वर्ट होता रहता है, तो इस वजह से उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती रहती है ना। तो दैट्स वाई हम बोलते हैं कि हमें गोल्ड पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू डायमंड पे। तो वो इसी का डिफरेंस है कि थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, रिएक्शन होगी, बट काइनेटिकली वो कितनी रेट से होगी, कितनी स्पीड से होगी, वो केमिकल काइनेटिक्स बताती है कि क्योंकि जो डायमंड है जब वो कन्वर्ट होता है ग्रेफाइट के अंदर तो वो बहुत स्लो रिएक्शन होती है। तो दैट्स वाई हम ये सब बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है, दैट्स वाई मोस्ट पीपल थिंक डायमंड इज फॉर एवर। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डायमंड फॉर एवर होता है, बट वो थर्मोडायनेमिकली क्या होता है, स्टेबल होता है, बट काइनेटिकली वेरी स्लो टू फॉर्म। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली वो हो रही है रिएक्शन, स्टेबल हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी उसकी, बट वो काइनेटिकली बहुत ज़्यादा स्लो कन्वर्ट होता रहेगा किसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। अब केमिकल काइनेटिक्स सिर्फ स्टडी नहीं है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। केमिकल काइनेटिक इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन बट फैक्टर विच अफेक्ट द रेट कैन बी अल्टर्ड का मतलब जिससे अफेक्ट हो रही है, मतलब रेट चलो ठीक है इस स्पीड से हो रही है, इस रिएक्शन से हो रही है, बट और कौन कौन से फैक्टर है जो उसको अल्टर कर रहे हैं। अल्टर मतलब उस रिएक्शन के अंदर किसी भी प्रकार की अल्टरेशन कर रहे हैं, है ना। अल्टरेशन ऐसे बोले जाते हैं कि हमें सूट को अल्टर करवाना है ना, उसको थोड़ा बहुत टाइट करवाना है या फिर उसको खुलवाना है ना, तो वो अल्टरेशन वहीं से वाला वर्ड है ये। ठीक है, तो अब फैक्टर कौन कौन से जो अफेक्ट करेंगे रेट स्पीड ऑफ रेट को। तो पहला क्या है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन अगर हम रिएक्टेंट की बढ़ा देंगे, मान लो हमारे पास रिएक्टेंट था ए, ठीक है, हमारे पास रिएक्टेंट था ए, रिएक्टेंट था, वो कन्वर्ट हुआ बी के अंदर, तो अगर हम ए की कंसंट्रेशन ही बढ़ा रहे हैं तो ऑफकोर्स पी भी ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर का हम लास्ट में पढ़ेंगे अरहेनियस के अंदर, जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन रेट है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है ना। प्रेशर तो जब गैसेस की फॉर्म करते हैं तभी प्रेशर की बात करते हैं, क्योंकि प्रेशर तो जब भी बात करेंगे तब गैसेस की फॉर्म की बात करें। अब कैटलिस्ट हम भी पढ़ेंगे हम कि कैसे कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम, कैसे रेट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है ना, और वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है बिना अपने आप को कंज्यूम हुए। तो कैटलिस्ट का इफेक्ट भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट किस फॉर्म में, लाइक गैसियस है तो वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगा, है ना, तो नेचर भी डिपेंड करता है। सोल्यूशन फॉर्म में जल्दी से हो जाता है ना, ऐसे। अब सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा किसी चीज़ का उतना ही रिएक्शन इंक्रीज होगा। मान लो कोई रिएक्शन है वो कैटलिस्ट पे हो रही है ना, जितना ज़्यादा इसका सरफेस एरिया होगा, मतलब जितना ज़्यादा रिएक्ट कर सकेगा यहाँ पर उतनी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगी। ऐसे लाइट और रेडिएशन के फॉर्म में भी रिएक्शन रेट डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम स्पीड के बेस पे क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पहली क्लासिफिकेशन होती है क्या, आपका पहली क्लासिफिकेशन होती है कि हम बहुत सारा फास्ट रिएक्शन कर रहे हैं या फिर हम बहुत स्लो रिएक्शन कर रहे हैं या फिर मॉडरेट रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अगर वेरी फास्ट के एग्जाम्पल लें तो वो आयनिक रिएक्शन होती है, वो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, वो 10⁻⁻⁶, मतलब इससे भी कम। अब इसका मतलब क्या है कि 0.6 1 2 3 4 5 6 इतने ज़्यादा
ज़्यादा देर में रिएक्शन हो रही है, मतलब 1 सेकंड भी नहीं ले रही वो रिएक्शन होने के लिए, 0.00001 सेकंड ले रही है वो रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, है ना। बहुत ज़्यादा इंस्टेंटेनियस होती है वो रिएक्शन। उसका एग्जांपल हो गया आयनिक रिएक्शन, और आयनिक रिएक्शन मैंने बना के दे रखी, जैसे AgNO3 के अंदर हम NaCl डालेंगे तो AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा और NaNO3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा एक्वस फॉर्म में। अब एक रिएक्शन आती है वेरी स्लो रिएक्शन, जो थोड़ा सा लंबा टाइम लेते हैं, जैसे कुछ मंथ ले लिए, ईयर ले लिए, और उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। उसका एग्जांपल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, जब आयरन का रस्ट होता है। उसके बाद मॉडरेट रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें, ना तो वो ज़्यादा फास्ट होती है, नाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लो, ऑकर्स एट मेजरेबल रेट इन लैब, मतलब मेजरेबल रेट पर, जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये केन शुगर है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्जन होना, ठीक है। अभी हम नोट्स लिखे हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि रिएक्शन रेट है वो डिपेंड करता है बोथ नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर और कंडीशंस के ऊपर, ये सब हमने पढ़ लिया पहले ऊपर। और नीचे क्या लिखा हुआ कि अंडरस्टैंडिंग काइनेटिक्स हेल्प इन कंट्रोल ऑफ रिएक्शन इन इंडस्ट्रियल एंड डेली लाइफ, मीन्स हम उनकी पढ़ के कि कोई रिएक्शन कितनी देर में हो रही है, फिर हम मतलब हो जाएंगे ना, अवेयर हो जाएंगे कि ये रिएक्शन तो जल्दी हो जाएगी, तो जल्दी से हमें भाग जाना रिएक्शन करने के बाद, या ये रिएक्शन लेट होएगी, ठीक है, हम आराम से रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। उससे हमारे क्या होगा, डेली लाइफ पे बहुत इंपैक्ट होएगा, और इंडस्ट्रियल वाइज भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में। पहले देखो एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती है, और वो ओनली वन एलिमेंट्री स्टेप के अंदर होती है, तो इस वजह से उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल एलिमेंट्री स्टेप्स के अंदर होती है, मतलब एक कोई इंटरमीडिएट भी बन जाता है और नेक्स्ट स्टेप में वो इंटरमीडिएट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट भी बन जाता है, तो वो ना बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर होती है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम कैसे स्टडी करते हैं, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे कैसे, जैसे जो कोई अगर हम रिएक्टेंट की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हम नेगेटिव साइन अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो डेल्टा ए बाय में डेल्टा टी फॉर रिएक्टेंट हो गया, क्योंकि ए हमेशा डिक्रीज होता है टाइम के साथ। जैसे जैसे हम रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे तो हमारा रिएक्टेंट तो कंज्यूम होता रहेगा, प्रोडक्ट बनता रहेगा ना, तो बस वही चीज़ है कि इसलिए वो नेगेटिव आया। वैसे नेगेटिव वो चीज़ आती है, ठीक है, बट हम ना इसको नेगेटिव में लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ना यहाँ पर होता है, इसका रीज़न ये होता है क्योंकि हमारा जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि वो डिक्रीज हो रही है, तो हम एक नेगेटिव आगे लिख देते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर, जिससे वो दोनों नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएं, ठीक है। तो इसका रीज़न ये होता है बेसिकली। अभी रिएक्टेंट के लिए हमने नेगेटिव लिख दी क्योंकि इसका आंसर भी नेगेटिव में आएगा और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों प्लस होकर हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। अभी अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ बी की बात करें, क्योंकि टाइम के साथ वो इंक्रीज हो रही है, तो वो प्लस डेल्टा बी बाय में डेल्टा टी हो गया। अब यही लिखा हो बाय नेगेटिव साइन फॉर रिएक्टेंट बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विद टाइम, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ, तो दैट्स वाई वो नेगेटिव में आता है। देयरफॉर अ नेगेटिव साइन इज यूज सो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन पॉजिटिव। अब नेगेटिव साइन इसलिए हम यूज भी करते हैं ताकि हमारा जो ओवरऑल है वो प्लस हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम पढ़ेंगे रेट के बारे में, जैसे एक एवरेज रेट होती है, ठीक है, जब हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन करते हैं तो उसको बोलते हैं एवरेज रेट। और एवरेज रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं A1 माइनस A2 बाय में T2 माइनस T1 हो गया, ठीक है। ये ए के लिए, क्योंकि ए के लिए तो ये नेगेटिव में आएंगे ना तो हम लोग दोनों टर्म्स, तो फिर हमने इसको नेगेटिव नेगेटिव ले लिया, इधर उनको रीअरेंज करके A1 माइनस A2 कर दिया। ओके अब हम क्या करते हैं, इधर प्रोडक्ट बी के लिए अगर हम देखें तो B2 माइनस B1 होता है, क्योंकि देखो इसके अंदर तो ये नेगेटिव में जाएगा, इस वजह से ये उल्टा करा हमने, क्योंकि इसके अंदर तो नेगेटिव में आता है ना एवरेज भी, इसके अंदर पॉजिटिव में आएगा, तो B2 माइनस हमेशा चेंज तो B2 माइनस B1 ही होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। इसके अंदर वो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव में आया था, दैट्स वाई मैं इसको इंटरचेंज कर दिया, तो रिएक्टेंट का ऐसे आएगा और प्रोडक्ट का ऐसे आएगा, ठीक है। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या करना है, दो कंसंट्रेशन लेनी है और दो ही टाइम लेना है, ठीक है। तो डेल्टा ए लिख दिया, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, ए बाय में डेल्टा टी हो गया। यहाँ पर एवरेज रेट ले रहे हैं किसके बीच में, T1 और T2 के बीच में। अब इंस्टेंटेनियस मतलब जब हम एक की बात करें, है ना, सिर्फ एवरेज तो होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कर रहे हैं, बट इंस्टेंटेनियस मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं, मतलब बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर हम बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो उसका अगर हम ये भी लगाते हैं लिमिट डेल्टा नोड से लेकर, ये इसका मतलब होता है जो ये होता है ना, ये इसका मतलब होता है अप्रोच, यहाँ पे इक्वल नहीं लिखते हम, वो अप्रोच टू जीरो होता है, ठीक है। तो अप्रोच टू जीरो डेल्टा कंसंट्रेशन बाय में डेल्टा टी। अब अगर हम ए के लिए लिखें तो ए के एक्यूरेट के लिए इंस्टेंट में डी लिखते हैं, तो माइनस डी ए बाई डी टी हो गया प्रोडक्ट के लिए, प्लस बी डी ए बाई डी टी हो गया। तो रिमेंबर लर्न का करना है कि रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव होएगा और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। अभी यूनिट्स का आपको आगे जाके पता लगेगा सब कुछ, तो यहाँ नोट्स में यूनिट्स लिखी हुई है। अब अगर हम क्वेश्चंस देखें रेट ऑफ रिएक्शंस के, लाइक पहले हमारे पास ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें एक रिएक्टेंट दे रखा, पूरा प्रोडक्ट और पूरी रिएक्शन दे रखी है, जिसमें स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा 1 है, तो हम कुछ भी नहीं नॉर्मल लिखेंगे कि रिएक्टेंट के लिए तो मैंने नेगेटिव में लिख दिया और मैंने प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव में लिखा, कुछ भी डिफरेंस नहीं
लिखा है, सिमिलर लिखा है। अब अगर मैं ऐसी बात करूँ इस वाले रिएक्शन के अंदर, तो इसमें क्या होगा, इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या लर्न करना है कि अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेजेंट हो तो वो 1/, में चला जाता है, ठीक है। जैसे इधर 1/2 हो गए तो नेगेटिव ऐसे कैसे रहेगा, बाकियों में नहीं था स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो बाकी ऐसे कैसे लिख दिया। अभी थर्ड रिएक्शन, ये भी एनसीईआरटी का रिएक्शन है। अब 5 है तो 1/5 हो गया, नेगेटिव क्योंकि रिएक्टेंट है। इधर कुछ भी नहीं था तो नॉर्मल लिख दिया, इधर भी 1/6 हो गया, इधर 1/3 हो गया, इधर 1/3 हो गया। मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम इस फॉर्म में, जनरल रूल इसका ये होता है, ऐसे लिखते हैं -1 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डॉट डेल्टा रिएक्टेंट बाय डेल्टा टी। ये डिसअपियरेंस का होता है, ये अपीयरेंस का होता है। अपीयरेंस तो प्रोडक्ट अपीयर ही होएगा ना। तो अब दोबारा फिर वही चीज़ लर्न करवा दी कि कैसे कैसे लिखते हैं इसको हम, है ना। हर एक पेज के नोट के अंदर हमें चीज़ें लर्न करवाने के लिए मैंने लास्ट में सब चीज़ें ऐड करी है कि आप कभी भूल ना जाओ कि इसको हमने नेगेटिव लिखते हैं और इसको पॉजिटिव लिखते हैं। तो अगर आप एक चीज़ों को बार बार पढ़ोगे ना तो वो आपके दिमाग के अंदर सेटल हो जाएगी। तो दैट्स वाई मैंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार लिख रखी है एक ही पेज के अंदर, तो वो इसलिए लिख रखी है। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे कैसे डिपेंड करता है ये भी मैंने इसलिए लिखा है। द हायर द कंसंट्रेशन रेट भी हायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेज हमारा हो गया। अब हम फैक्टर पढ़ेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में फैक्टर पढ़े थे ना, वो कैसे डिपेंड करते हैं। तो पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो अगर हायर कंसंट्रेशन है तो रिएक्शन रेट भी हायर होगा, टेम्परेचर हायर है देन भी रिएक्शन रेट हायर होगा। कैटलिस्ट पे देखो दो प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, नेगेटिव तो वर्ड ही वो नेगेटिव है तो रिड्यूस करेंगे। जैसे कि इनहिबिटर्स होते हैं कुछ, ठीक है, जो रिएक्शन रेट को डिक्रीज करने के लिए आ जाते हैं। प्रेशर ये सिर्फ जहाँ पर गैस की बात हुई वहीं पर होएगा, और जितना ज़्यादा हायर प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन भी हायर होगी। मतलब सबको सब डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं एक्सेप्ट नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करें। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया की बात करें कि अगर हम सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हैं पार्टिकल विद स्मॉलर साइज हैज़ बिगर टोटल सरफेस एरिया। देखो जैसे मेरे पास ये वाला बॉक्स है एक, ठीक है, अगर मैं इसका सरफेस एरिया देखो और मैं इनको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दूँ तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा किसका है, सरफेस एरिया ज़्यादा इसका है, इन वाले छोटे वाले। क्यों, हम सोच रहे हैं कि ठीक है इसका सरफेस एरिया तो इतना बड़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं होता। सरफेस एरिया इन वाले का ज़्यादा होता है क्योंकि इन पे एक के पास बहुत साइड अवेलेबल है। दैट्स वाई इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इन वाले का। तो याद रखोगे ना कि सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक सेकेंड रुको, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। जैसे देखो मैंने यहाँ लिखा है दिस हैज़ मोर सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया, इनका ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, ठीक है। और तो यही लिखा है इसके अंदर भी कि फॉर सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल विद स्मॉलर साइज हैज बिगर टोटल सरफेस एरिया, द बिगर द टोटल सरफेस एरिया हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि वो रिएक्शन करने के लिए यहाँ भी ये कर सकता है, ये सब कुछ सारी साइड अवेलेबल है इसको रिएक्शन करने के लिए, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया ना। तो दैट्स वाई, तभी तो हम बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देती हूँ। लाइक अगर हमारे पास ना बहुत बड़े वाला शुगर का पीस हो और एक हमारे पास छोटी सी चीनी हो जो हम घर पे यूज़ करते हैं शुगर वाली, तो पानी में जल्दी डिजोल्व कौन होगी, ये वाली होगी ना। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होएगा एज कम्पेयर टू इस वाली से। तो दैट्स वाई हम बोलते हैं कि जैसे हम छोटे छोटे पार्ट में कर देते हैं, छोटे पार्ट में करने का मतलब उसका क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया और देन रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब मैंने समरी लिखी है नीचे, वही सेम टू सेम चीज़ें लिखी है, सिर्फ यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, बाकी सबके अंदर इंक्रीज हो रहा है। पढ़ लेना इसको। अभी एक चीज़ रिमेंबर करनी है, क्या, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज करेगा और सिर्फ ये वाला क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये भी मैंने रिमेंबर के फॉर्म में लिख दिया। अब आगे हम पढ़ते हैं मेन पॉइंट इस चैप्टर का, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, सबसे चीज़ याद रखना है, पहले तो रेट लिखना आना चाहिए, ठीक है। जो ये रिएक्टेंट होते हैं ना, हम यहाँ पे ये चीज़ लिखते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट लिखते हैं। जैसे मेरे पास A + B गिव राइज टू C, तो सिर्फ मैंने A और B लिखा। अब ये ऊपर होते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो इनके आगे लिखे होते हैं ना, इनको हम ऊपर लिख देते होते हैं। तो M और N से मैंने डिनोट कर दिया। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को याद रखें तो हमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना कि हमें यह करना, पावर को ऐड कर देना, हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होएगा M + N हो जाएगा। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, ये वाली भी बात लर्न करनी है क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी के अंदर और ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हम कंफ्यूज होते हैं। दैट्स वाई हमें याद रखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटल होता है। हम किसी भी रिएक्शन को देख के नहीं उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते, वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है ऑफ कोर्स। बट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन ही हो कि इसका ऑर्डर निकाल दो और आपको रिएक्शन दे रखे, तो हम प्लस कर देते हैं, है ना। तो इस वजह से हमें ये क्या है कि एक्सपेरिमेंटल है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। जैसे अगर हमें ये रिएक्शन दे दिया, उसका बोल दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो, तो ठीक है हम निकाल देते हैं, बट वैसे हम एक्सपेरिमेंटल ही निकाल सकते। एक्सपेरिमेंटल मतलब हम लैब्स के अंदर या कोई एक्सपेरिमेंट करके ही निकाल सकते हैं, हम थ्योरेटिकली इसको नहीं निकाल सकते। बट अगर रिएक्शन गिवन है तो हम निकाल लेंगे ऑफ कोर्स, है ना, हमारे पास चारा नहीं है और कुछ भी। तो यहाँ पे क्या करा, लिख दिया 1 और 1 प्लस करेंगे तो 2, तो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। अब ऐसे ही मैंने इन चीज़ों को दिखा रखा है कि ये वाला तो रेट, ये वाला, ठीक है, ये है रेट कांस्टेंट। ऊपर से ये जैसे A के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, ये A के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, इसके अंदर
छोटा ए, उस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन है। बी के लिए बी, जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ ना आपको क्वेश्चन बोल दूँ कि ऑर्डर विच हैव मतलब सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कंसंट्रेशन, तो मैं यहाँ फिर 2 लिखूंगी, मतलब ए के रिस्पेक्ट में मैंने 2 बोला ना, तो फिर मैं यहाँ 2 लिख दूंगी। अगर मैं बोलूँ कि वो फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो फिर मैं बी के ऊपर 1 लिख दूंगी। तो टोटल तो थर्ड ऑर्डर था, बट मैंने बोल दिया, क्वेश्चन के अंदर ऐसे आ रखे हैं कि ए के रिस्पेक्ट में वो 2 है, बी के रिस्पेक्ट में वो 1 है। फिर हमें अरेंज करना है इस फॉर्मूले में, अरेंज करने के बाद हम टोटल निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा 3। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब मैंने ये ब्रैकेट लिख दिया, मैंने ये जान के लिखा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये ऐसे नहीं लिखते होते हैं, आपको पता लगे जिस जगह मैं कांटा लगा रही हूँ, मतलब ऐसे नहीं लिखना, इसको इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म का लिखना मतलब, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है मोलर कंसंट्रेशन की, हम हमेशा ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और कंसंट्रेशन किस टर्म में लिख रखी है? मोल DM डेसीमीटर इनवर्स का 3, ठीक है। तो यहाँ से वही तो है, तो ये वाली कंसंट्रेशन की यूनिट आ गई, तो इधर से हमने कंसंट्रेशन को ऐसे ले रखा है। अब मोलिकुलरिटी पे आ गए, ठीक है। यहाँ से हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे मोलिकुलरिटी के बीच में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में। देखो, मोलिकुलरिटी का मतलब होता है कितने मिनिमम मोलिकुलर एटम रिएक्टेंट के अंदर रिक्वायर है रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमें पता है कि M+N होता है, बट ये M+N नहीं होता, ये रिएक्शन देखते हैं। मान लो हमने तो देखा था 2A+1B, है ना, तो हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि 2+1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब मोलिकुलरिटी भी 3 होगी, क्योंकि 2A थे और एक ही B था, है ना, तो दैट्स वाई। तो कुछ कुछ रिलेशन भी है और डिफरेंस भी है इसमें। तो हम सिंपली देखते हैं रिएक्शन का कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं बैलेंस इक्वेशन के अंदर, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? मोलिकुलरिटी। जैसे हम इसके अंदर देखते हैं तो एक ही है तो मोलिकुलरिटी 1 होगी, 2 है तो मोलिकुलरिटी क्या होगी? 2 होगी, है ना। अब एक सीक्रेट सुनो, बताती हूँ। जो मोलिकुलरिटी है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब हम किसी रिएक्शन को देख के निकाल सकते हैं थ्योरी, जैसे थ्योरेटिकल हम सम करते हैं ना, ऐसे निकाल सकते हैं। तो वो कुछ भी नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, इन्फिनिट नहीं हो सकती, इमेजिनरी नहीं हो सकती, ठीक है। वो सिर्फ, और वो ना एक बात हो रहा है कि वो सिर्फ ना मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल को ही हम देख सकते हैं, उसके बाद तो फिर इतने सारे मॉलिक्यूल को मोलिकुलरिटी निकालना भी पॉसिबल नहीं है। म्यूचुअली वो कोलाइड ही कैसे करेंगे? अब 3 मॉलिक्यूल ऐसे कोलाइड कर देंगे ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल, तो इस वाले पे तो गया ही नहीं कुछ भी। तो ऐसे हम सिर्फ 3 मैक्सिमम देख सकते हैं। अब फिर दोबारा मैंने ये चीज़ लिखी है, जितनी बार मैंने चीज़ें लिखी है उतनी बार आपको याद रहना चाहिए क्या, कि डिनोट करता है मोलर कंसंट्रेशन को, ठीक है। अब आगे सबसे बढ़िया चीज़ क्या? डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो याद रखना है कि मोलिकुलरिटी तो रिएक्टेंट कितने रिएक्ट करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, ठीक है। मान लो मल्टी स्टेप रिएक्शन भी है, बट हमें नहीं पता लग रहा कि कितने मोलिक्यूल रिएक्ट करे हैं, है ना, तो हम सारे रिएक्टेंट को नहीं काउंट करेंगे, इंटरमीडिएट वगैरह को तो हम काउंट ही नहीं करते। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा हमारा, वो हम मोलिकुलरिटी के अंदर काउंट करेंगे, क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये भी वर्ड लिख लो आप इसके अंदर कि स्लोवेस्ट स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट को तो रट्टा नहीं मारना, समझना है बेसिकली कि जो पावर होती है उसको हम ऊपर लिख देते हैं M और N की फॉर्म में, उनको प्लस कर देते हैं, वो हमारा मोलिकुलरिटी निकल जाता है। अब एक और इसका डिफरेंस अभी पेपर में आता है, +2 में तो आता है, मोलिकुलरिटी ऑफ ऑर्डर के अंदर डिफरेंस बता दो। तो इसमें क्या है कि थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी यही है, ठीक है। जितने रिएक्टेंट मोलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, जो रिएक्शन करेंगे वो होता है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जर्व करते हैं रिएक्शन की रेट को देखकर, है ना, कंसंट्रेशन को देखकर, तो एक्सपेरिमेंटल से पता चलता है, और ये थ्योरी वाली बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, कि इसको हम, ये सिर्फ हमेशा इंटीजर होगा या होल नंबर होगा, ठीक है। ये कैन नॉट बी फ्रैक्शन और जीरो, बट ये हो सकता है, इंटीजर भी होगा, मे बी फ्रैक्शन भी होगा, जीरो भी होगा, कुछ भी, सब पॉसिबल है। अब नीचे क्विक याद रखने की ट्रिक क्या, कि मोलिकुलरिटी थ्योरी वाला कंसेप्ट है जो ऑलवेज होल नंबर होगा, और ऑर्डर हमारा एक्सपेरिमेंटल वाला कॉन्सेप्ट है जो एनीथिंग इज पॉसिबल, जो कुछ भी हो सकता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम रेट लॉ, कि रेट लॉ कैसे लिखते होते हैं हम, ठीक है। तो द एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब द रिएक्शन रेट इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली इज कॉल्ड रेट लॉ। जब ऊपर लिख रहे थे ना वो A और B रिएक्टेंट के टर्म्स में, उसको ही बेसिकली रेट लॉ बोलते हैं। जैसे देखो इसके अंदर यह वाला कंसेप्ट देख लो ना, तो इसी फॉर्म में देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिखा है, और A के ऊपर छोटा ए लिखा है, B के ऊपर B लिखा है, तो इसको ही रेट लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है कि, और जहाँ पर जो K है वो क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है। वो ना, अब इसमें ये बात बोल रहे हैं कि रेट कांस्टेंट कब रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आएगा, ये वाली बात समझाती हूँ मैं आपको, जहाँ लिखी है। जब हम A की कंसंट्रेशन क्या कर दूँ मैं, A की कंसंट्रेशन मैंने 1 कर दी, ठीक है, B की कंसंट्रेशन मैंने 1 कर दी, ठीक है, पावर भी 1 है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू क्या हो गया? K, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 × 1 तो हो जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K। तो वही बात लिखी है कि जब सब कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी तो तब रेट के रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिखी है इसके अंदर, तो वही यहाँ पर लिखा है कि रेट कांस्टेंट कब रेट के इक्वल होगा, तो वो जब होगा जब हम कंसंट्रेशन A और B को इक्वल कर देंगे। अब ये इसका मतलब क्या होता है? अल्फा का इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी A और B बढ़ेगी उतना ही रेट भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो सामने वाला भी इंक्रीज़ होगा। अब क्विक
याद रखने की ट्रिक, अगर रेट लॉ लिखे तो वो भी एक्सपेरिमेंटल से मिलता है, रियल वर्ल्ड से, और अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखे तो वो मैथ का फॉर्मूला होता है जो थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, अब के जब सब 1 यूनिटी हो जाएंगे तो वो रेट कॉन्स्टेंट के इक्वल हो जाएंगे। वही वाला सा बस लास्ट में जाके मैंने थोड़ा सा रिकैप दे दिया। अभी हम रेट कॉन्स्टेंट की बात करते हैं, उनकी यूनिट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आता ही आता है। तो इसका मैंने एक ईजी सा ट्रिक बताया था ना कि कंसंट्रेशन 1 - n टाइम का इन्वर्स कर देते हैं। इसमें बस n की वैल्यू पुट करते रहो और आपकी रेट कॉन्स्टेंट की सारी वैल्यू आ जाएगी। अब कंसंट्रेशन मेरे को पता है क्या होती है, मोल पर लीटर होती है ना, तो यहाँ पे ये लिख दो ऊपर 1 - n की जगह n, टाइम हमेशा सेकंड में होता है तो सेकंड में लिख देंगे। ठीक है, अब पुट करते रहो, बस n की वैल्यू डालो और यूनिट मिल जाएगी। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में डालूंगी तो 0 हो जाएगी, तो 0 का मतलब तो 0 ही होता है ना, तो ये हो गया। तो एनीथिंग 0 क्या होता है, एनीथिंग 0 1 होता है, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, सेकंड का इन्वर्स आ गई। तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या है, सेकंड इन्वर्स, निकल गई। कितना आसान था ना, कुछ भी लर्न नहीं करना, सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है, कंसंट्रेशन 1 - n टाइम का इन्वर्स। अगर 0 ऑर्डर की देखूँ तो ये आएगी, और यही हमने यहाँ पे लिखी है, निकाल के देख लो। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करूँगी अंदर तो -1 आ गई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 से 1 करूँगी 1 आएगी, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर वो माइनस में तो 1 आता है। ठीक है, -1 × -1 ये होता है +1। ठीक है, ऐसे लर्न चीज़ें करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर की निकाल लेंगे, वही सेकंड को पुट कर दो, सेकंड ऑर्डर की निकल जाएगी। तो उसके बाद हम क्योंकि याद रखने की ट्रिक है कि मैंने सब कुछ ना एकदम से लिख दिया, आप सब कुछ रिवाइज करके देख सकते हो कि कौन कौन सी आई है। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जैसे हमारा ये NCERT का 4.4 क्वेश्चन है। इसमें क्या करा, कोई ना कन्वर्जन हो रही है x to y, कोई रिएक्शन है वो x to y हो रही है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करिए, मतलब उसका रेट लो ऐसे लिख दिया, क्योंकि रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखते हैं सेकंड ऑर्डर तो मतलब ऊपर 2 आएगा। अगर कंसंट्रेशन में x की इंक्रीज करी हो 3 टाइम्स तो हाउ विल अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y, तो y कैसे अफेक्ट होगा। तो मैंने 3 टाइम्स इंक्रीज करी तो 3 ये रहा, तो 3 3 9 स्क्वायर करना है तो 9 टाइम्स रेट इंक्रीज हो रहा है ओरिजिनल से, तो इसका आंसर होगा रेट बिकम 9 टाइम्स। तो ऐसी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अभी जनरल कंसेप्ट सारे के सारे का मैंने टोटल कर दिया जो ऊपर है। अगर हम ऑर्डर A का 0 है तो 1 होएगा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। 1 का 1 है तो इसके डायरेक्टली पर 2 है तो ट्वाइस हो जाएगा, और थ्राइस है A3 है तो थ्राइस, मतलब 3 बार 2 × 2 × 2 करना पड़ेगा, 3 × 3 × 3 करना पड़ेगा, है ना। तो इनका मीनिंग भी लिख दिया मैंने। अब फिर दोबारा मैंने यहाँ पे रिकैप लिखा है कि जिससे आप इन चीज़ों को भूल लो ना, जो पिछले पेज पे करके आए हैं हम उनको अगले पेज पे भूलें ना, दैट्स वाई मैंने यहाँ लिख दिया कि मोलिकुलरिटी एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होती है, लेकिन ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेट करता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट लो, तो यहाँ से हम पूरी डेरिवेशन पढ़ेंगे इसकी। ओके, सो ठीक है, अभी ये वाली बात तो याद रखनी है कि अगर कोई भी चीज़ 0 पे है तो वो 1 आती है ना। तो अब 0 ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या है, 0 ऑर्डर मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 0 पावर ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। जब वो 0 पावर ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगी तो मतलब वो क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। तो मैंने रेट हम ऊपर लिखना सिखाया था कि -dr/dt लेते हैं, या फिर हम उसको लिख सकते हैं k r⁻0, कि r की पावर 0 होती है तो 1 होता है वो, तो मैंने इसके जगह अब मैंने ना इसको छोड़ दिया, इन दोनों को इक्वल रख दिया, तो यहाँ पे 1 आ गया तो मैंने 1 लिख दिया। यहाँ इस वाले dt को मैं उस साइड लेके चली गई तो dt हो गया। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। एक बात याद रखनी है, जब हम ना विदाउट किसी वैल्यूज़ के हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखा, क्योंकि मैंने इनकी कुछ भी लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं लिखी है, दैट्स वाई इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो वेयर i इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। अब केसेस लेते हैं। पहला केस के लिए जब हमने टाइम 0 ले लिया और r इज इक्वल टू r0 ले लिया, अब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसको पुट करो सिंपल, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये i की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली, तो i की वैल्यू जो आई अब इसको इक्वेशन 1 के अंदर दोबारा पुट कर दो, तो ये ऐसी आ गई i की वैल्यू, है ना। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है ना, ये y इज इक्वल टू mx + c, है ना। अब यहाँ पर ये क्या है, माइनस की है, मतलब नेगेटिव स्लोप है, ये हो गया। तो अब आगे इसका आ जाएगा ग्राफ हमारे पास, तो ये है इसका ग्राफ, तो स्लोप नेगेटिव है और हमने यहाँ से क्या करना है, कंसंट्रेशन निकालनी है, तो स्ट्रेट लाइन में नेगेटिव का आ गया। ठीक है, और इसका इंटरसेप्ट क्या था, इंटरसेप्ट r0 था, तो यहाँ पे लाइन मार्क करके बता सकते हैं कि ये हमारा r0 है। ठीक है, तो ये चीज़ है। एंड ऑल्सो रिगार्डिंग ऑल्सो हम k की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ तक जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ से इसको नेगेटिव को इस साइड लेके चले जाओ, जैसे r माइनस ये ना ऐसे कंसंट्रेशन ऐसे फॉर्म में आएगी r0, और फिर ये इस साइड हो जाएगा -kT। ठीक है, और ये क्या करूँगी मैं, t इज इक्वल टू r माइनस r0 में k, नहीं मैंने k निकालना है। ठीक है, मान लो k निकाल रहे हो, माइनस के इधर आ गया, t आ गया। ठीक है, अब मैं पूरी माइनस को इससे मल्टीप्लाई करूँगी, इधर वाली टर्म से दिखाते हैं मैं आपको, एक सेकंड रुको। अब मैंने क्या करा, -r कर दिया, इधर माइनस माइनस प्लस r0 हो गया, बाय में t हो गया इज इक्वल टू k हो गया। तो यहाँ से क्या आया बेसिकली हमारे पास, r0 माइनस r बाय में t इज इक्वल टू k आ गया। ठीक है, तो मैंने वही यहाँ पर निकाला, तो
तो देखो मैंने इसलिए इसको इन्वर्ट करके आर नोट बाय आर लिखा है। वैसे आना आप सोच सकते हो कि आना आर माइनस आर नोट चाहिए था, बट वो नेगेटिव में आएगा, दैट्स वाई। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये ग्राफ किसी चीज़ का वेरिएशन कंसंट्रेशन विद टाइम का ग्राफ है, प्लॉट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने कर दिया। अभी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एग्जाम्पल देखो, पहला होता है जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं किसी भी गैसेस अमोनिया की, तो उसके अंदर क्या होता है, हम किसी कैटलिस्ट की फॉर्म में लेते हैं, तो N2 और H2 के अंदर चला गया, तो हम क्या करेंगे, देखो अब ये जीरो ऑर्डर में कैसे, आप सोच सकते हो कि मैम तो सेकंड ऑर्डर होना चाहिए है ना, बट ये नहीं सेकंड ऑर्डर नहीं है, क्योंकि ना जब हम प्लेटिनम के ऊपर या किसी भी मतलब किसी भी कैटलिस्ट के ऊपर इसको रिएक्ट करते हैं, तो एक समय तक ठीक है वो पूरा का पूरा होता रहेगा, बट उसके बाद जब होएगा ना, तो वो डिपेंड ही नहीं कर रहा, कितना भी हमारे पास कैटलिस्ट हो डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो तो ऊपर ही जा रहा है ना, उसके साथ कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही, तो दैट्स वाई कौन सा होता है ये हमारे पास जीरो ऑर्डर होता है। देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, एज एट हाई प्रेशर द मेटल सरफेस गेट सैचुरेटेड का मतलब होता है जब पूरा का पूरा सरफेस कवर हो गया। ठीक है, तो विद गैस मॉलिक्यूल आफ्टर सैचुरेशन चेंज इन रिएक्शन कंडीशन इज अनेबल टू अल्टर द अमाउंट ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। वही बात बोली है, तो मतलब रेट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया कंसंट्रेशन के। ठीक है, अब ये वही वाला टर्म मैंने बैक दोबारा लिख दिया है कि अब क्या रखोगे कि जीरो ऑर्डर में रेट कॉन्स्टेंट होता है, बट वो डिपेंड नहीं करता है कंसंट्रेशन पे, तो वही वाली टर्म लर्न करने के लिए बोला है। अभी हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल हमने कह लिया जब डिकम्पोजिशन ऑफ HI लेते हैं किसी भी गोल्ड सरफेस के ऊपर, वो उसका सेकंड एग्जांपल हो गया। ठीक है, और ये वही वाली बात रखनी कि याद रखना है कि R की पावर कोई भी जीरो तो वो 1 ही होती है। हाफ लाइफ लेते हैं, हाफ लाइफ के अंदर हमें बेसिकली बस T को T हाफ पुट करना है और R को R1/2 R नोट करना, तो सब कुछ पुट करने के बाद हमारे पास ये हाफ लाइफ आए। अब नाउ बात करते हैं, अब ये क्या बताता है हमें, है ना, तो ये टेल अबाउट दैट हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी हाफ लाइफ लर्न करना कि वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल और वो इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल है। अब पूरा का पूरा क्विक रिकैप बना दिया मैंने जीरो ऑर्डर का, तो ये पढ़ लेना पूरा सेम बातें करवाई है जो मैंने लिखवाया, सारे फॉर्मूले एक जगह लिखवा दिए, सब कुछ एक जगह लिखवा दिया। ठीक है, रेट लो का, इंटीग्रेटेड रेट लो का, सब कुछ। अभी नेक्स्ट आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या, R की पावर 0 नहीं है, अब R की पावर 1 है, तो वो कटेगा नहीं, है ना, वो R की पावर 1 ही होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमने इसको भी इंटीग्रेट करा, वही सेम टू सेम मैं यहाँ से यहाँ तक सेम आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंटीग्रेट करा मैंने, तो जब हम 1/R का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो ln आता है। ठीक है, अब मैंने आपको एक और चीज़ दिखाई थी कि ln E इज इक्वल टू क्या होता है, 2.303 log 10 होता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पर, तो ln R हो गया, इसको करेंगे तो -KT प्लस में I आ जाए, क्योंकि हमने कोई भी लोअर या अपर लिमिट नहीं लिया। अब हम क्या करेंगे, T को 0 पुट करेंगे, R को R नोट पुट करेंगे, तो मैंने वैसे ही लिखवा दिया साइड में, लर्न रखना, बाद में यूज़ होएंगी चीज़ें। तो जैसे मैंने I की वैल्यू सेम यहीं पर डाल ली, फिर I की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, उसके बाद मैंने रीअरेंज करके मैं यहाँ तक पहुँच गई इसको। ठीक है, मतलब मैं इसको बेसिकली ना यहाँ लेके चली गई यहाँ पे, तो आपको होगी मैम फिर ये तो ln R माइनस ln R नोट था ना, तो आपने डिवाइड में क्यों लिखा, क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं पता, लोग वाला भी तो सेम ही होएगा ना, log M माइनस log N क्या होता है, तो डिवाइड में चल जाता है ना, ये इज इक्वल टू होता है log M/N, ये होता है, इसका भी करते हैं सॉल्व। तो बस वही वाली बात वही मैंने यहाँ पर करा, वही मैंने रीअरेंज करके यहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं इसकी वैल्यू लेके। तो अब हमने क्या करा है इसको, क्योंकि ये नेगेटिव में था यहाँ पर, तो हम इसको अगर इंटरचेंज करें तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको ln R नोट बाय R करूँ तो KT भी आ जाएगा, तो ये भी हो सकता है एक, है ना, पॉजिटिव लेने के लिए। तो यहाँ से हमने क्या करा, फिर K की वैल्यू निकाल दी, 1/T R नोट बाय में R ऐसे निकल के, और हमें पता है कि ln इज इक्वल टू log ही होता है, log इज इक्वल टू 2.303 बेस का 10 होता है। ये वाली बात भी बहुत लर्न करनी है, बहुत जगह काम आएगी हमारे पास। तो यहाँ से हमने इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का ड्राइव करते, दैट इज रेट कॉन्स्टेंट कैसे निकाले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो बाकी साइड में मैंने इसके की पॉइंट्स लिखे कि फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, यूनिट जो हम पहले कर रखे थे, है ना। यहाँ पे हमें कैसे स्ट्रेट लाइन मिली, यहाँ पे भी तो हमें स्ट्रेट लाइन वाली यही सेम मिली थी ना, हम स्ट्रेट लाइन लिख सकते थे ग्राफ, माइनस स्लोप से इंटरसेप्ट इसका ln R हो गया। K इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, रेट कॉन्स्टेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना, तो ये वाली चीज़ें हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं, अब हमने पूरा लिख दिया फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, मैंने फिर कंबाइन कर दिया इसको। अब अगर हम दो केस लें कि जहाँ पर T1 है और T2 है, तो बस दो इक्वेशन बनानी है, एक बार T1 के लिए एक T2 के लिए बना दी। फिर हम क्या करेंगे, एक R1 कंसेशन हो जाएगा, एक T1 के अंदर एक R2 हो जाएगा, दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 2 को 1 से, तो हमारे पास लास्ट में ये वाली टर्म है। ये भी बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आती है, बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आती है, जब T2 गिवन हो, T1 गिवन हो, R1 गिवन हो, R2 के, तो ये भी लर्न करनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद हम अगर फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ देखें तो हमने ग्राफ बनाया इनके बीच में, ठीक
ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला क्या हो गया, m हो गया, ये क्या लिखा y इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगी, कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, तो वही मैंने इसका ग्राफ बना दिया, सिंपल है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब वही मैंने वापस रिवाइज करने के लिए दिया है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है फर्स्ट ऑर्डर का और उसकी यूनिट ये वाली होती है। अगर सेकंड में कर रहे हैं तो सेकंड इन्वर्स है, मिनट में कर रहे हैं तो मिनट इन्वर्स है। दोबारा वही बना के दिखा दिया कि दोबारा बनाओगे तो दोबारा लर्न करोगे, है ना। तो बस यही चीज़ है। और ये वाला तो मैं स्टार्टिंग में कराया था साइड वाले में, तो वही सेम है। और इसका ग्राफ ये वाला बनता है माइनस स्लोप का। अगर हम एल वाले के केस में बनाएंगे तो फिर ये नेगेटिव वाला बनता है, ठीक है। अभी तो आगे चलते हैं हमें ये चीज़ लर्न करनी है अब एक चीज़ कि जो हाफ लाइफ होती है ना किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की, और जो हाफ लाइफ होती है ज़ीरो ऑर्डर की तो वो डिपेंड करती है, पर फर्स्ट ऑर्डर की डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की डिपेंड नहीं करती है कंसंट्रेशन के ऊपर। अभी मैं इसके अंदर ना हाफ लाइफ निकालना भूल चुकी हूँ, मैं ये भी निकाल देती हूँ। देखो हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, जब हमारे पास आर क्या हो जाएगा, आर नॉट बाय में 2 हो जाएगा, और टाइम हमारे पास क्या होगा, टी हाफ हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला था k इज इक्वल टू 2.303 बाय में टी, इधर था लोग, इधर ऊपर क्या आया था, आर नोड आया था या आर आया था, आर नोड आया था, नीचे आया था आर, ठीक है। अब मैंने बस पुट करना है, मैं तो टी हाफ निकाल रही हूँ तो मैं k को इस साइड लेके जाऊँगी, 2.303 इधर हो गया, k इज इक्वल टू ये लोग हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास आर नोड का आर नोड, और ये रहेगा आर नोड बाय में 2, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँगी, ये कट जाएगा, ठीक है। अब लोग तो क्या होता है 0.3010 होता है, मल्टीप्लाई में 2.303 बाई में की। अब इसको अगर हम तो जब आप लोग करके देखोगे ना तो आपके पास आ जाएगा 0.693 बाई में के इज इक्वल टू टी हाफ। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि वो तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। तो यही वाली बात मैंने यहाँ लिखी है कि सो इट कैन बी सीन फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन के अंदर, और जीरो ऑर्डर डिपेंड करता है, तो इसको भी ऐड कर लेना इसके अंदर, ठीक है। अभी अगर फर्स्ट ऑर्डर में प्रेशर की टर्म में लिखें कि मतलब जब रिएक्टेंट गैसेस फॉर्म में हो तब मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे पी इनिशियल, जब हमारे रिएक्शन स्टार्ट नहीं करी थी टाइम 0 था तो 0 और 0 हो गया। जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट करी तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनने लग गए हमारे पास, तो मैंने पी आई माइनस एक्स ले लिया, एक्स और एक्स ये बन गया। अब टोटल प्रेशर क्या होएगा, इसका ले लिया ये वाला और एक्स कर दिया, तो बेसिकली क्या होगा, देखो माइनस प्लस एक तो कट जाएगा, तो पी आई प्लस एक्स बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, पी टी माइनस पी आई, ये वाले से हमारे पास ये आया था ना पी टी, तो यहाँ से इसको इस साइड लेके चले गए, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब इस एक्स की वैल्यू हम कहाँ आएंगे, पुट करेंगे किसके अंदर, वेयर, जहाँ पर अगर हम बात करें ना पी ए, जैसे स्टार्टिंग में पी इनिशियल क्या था, पी आई माइनस एक्स था, तो पी ए की जगह हमने पुट कर दिया पी आई माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू जो निकाल लिया वो यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमारे पास पी आ जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी, ठीक है। तो इनिशियल के अंदर पुट करना बस अब इसको, जैसे देखो टाइम टी पे क्या हो गया था, हमने यहाँ से ना ये निकाल दिया पी ए, ठीक है। तो पी ए हमारे पास क्या आया, 2 पी आई माइनस पी टी आ गया ना, क्योंकि देखो ये हमने टाइम टी पे देखा था ना, ये टाइम टी पे देखा था हमने, तो टाइम टी पे हमारे पास पी आई माइनस एक्स आया था, हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली, इसकी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करी है, तो टाइम टी पे मतलब पी टी पे हम पुट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इसको, तो हमारे पास ये वाला पूरी इक्वेशन आ गई। और ये भी इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये भी लर्न करनी है। अब एक ट्रिक देखते हैं हम इसकी, ठीक है। ट्रिक में क्या है, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर ना आपको डीके गिवन हो और आपको टाइम निकालना हो, कैसे निकालते हैं, वैसे तो हमें प्रॉपर पुट करना पड़ेगा कि पहले हम यहाँ आर नोड के इज इक्वल टू 2.303 के अंदर पूरा आर नोड की जगह पर कर रहे हैं कितना डिके हुआ है, कितना क्या हुआ, कितना क्या नहीं हुआ। अगर हमें नॉर्मल ना मैक्सिमम केसेस में जे नीट वगैरह में ये चीज़ें गिवन होते हैं तो हमें निकालना, तो हम इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। कैसे, अगर 50% डिके गिवन है मान लो क्वेश्चन के अंदर, तो हम टी हाफ लगाएंगे। अगर 75% है तो 2 इंटू टी हाफ लगाएंगे, 87.5% है तो 3 इंटू टी हाफ लगाएंगे, 93.5% है तो 4 इंटू टी हाफ लगाएंगे, 96.5% है तो 5 इंटू टी हाफ लगाएंगे, 99% है 10 इंटू टी हाफ लगाएंगे। याद रखना जीरो ऑर्डर 100% कंप्लीट होती है, पर फर्स्ट ऑर्डर 99.9% कंप्लीट होती है, वो कभी भी पूरी कंप्लीट नहीं होती। एक टी हाफ वाला फॉर्मूला और लर्न कर लो, देखो इसमें क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 1/a(n-1) है, ठीक है। तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन हो, मान लो n गिवन हो और टी हाफ निकालना हो, तो हम यहाँ से निकाल देंगे। ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो मैंने कंसंट्रेशन करवाई थी वो 1 - n करवाई थी, जो फॉर्मूले में करवाई थी टाइम इनवर्स वाले में, यहाँ n-1 करवाई है, तो कन्फ्यूज नहीं होने का। अब आते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। अभी फर्स्ट ऑर्डर के ना मैंने एग्जांपल नहीं लिखवाया क्या, इधर एग्जांपल नहीं है ना फर्स्ट ऑर्डर के, तो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल लिख लो, यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर के। तो फर्स्ट ऑर्डर का पहला एग्जांपल लिख लो, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। इथीन मतलब C2H4 होएगा, डबल बॉन्ड जिसके अंदर, हमने इसके अंदर H2 प्लस कर दिया, तो ये C2H6 हो गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजनेशन होगा, तो ये भी इसका एग्जांपल। दूसरा, सारी की सारी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ऑल नेचुरल या फिर कोई आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी किसके अंदर आते हैं हमारे पास, इसके अंदर आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आता है, ठीक है। और जैसे हम दूसरे देते हैं कि हम डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये सब कुछ भी फर्स्ट ऑर्डर के अंदर है। तो एग्जांपल भी लर्न करने हैं इसके, ठीक है। बेसिकली अगर नोट्स में नहीं भी किए हो तो थोड़ी थोड़ी वर्ड्स जो मैं ऐड करवा रही हूँ तो इनको ऐड भी करते रहो साथ साथ में, ठीक है। अभी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जब कुछ कंडीशन की वजह से वो अल्टर हो गया, कि मान लो वाटर पहले एक्सेस में नहीं था तो वो सेकंड ऑर्डर था, जब वाटर एक्सेस में ले लिया तो वो क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर मिल गया। जैसे हम इथाइल एसीटेट ले रहे हैं। अब इथाइल एसीटेट कैसे बनता है, देखो एसीटेट ना ये वाला ग्रुप होता है, OCH3 एसीटेट होता है। जब मैंने यहाँ पर इस नेगेटिव क्वार्टर के मैंने इथाइल ग्रुप लगा दिया, इथाइल ग्रुप है ये, तो ये बन गया इथाइल एसीटेट, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। तो इथाइल एसिड को वाटर के अंदर डाला तो हमारे पास क्या बन गया, एसिड बन गया, और हमारे पास अल्कोहल बन गया, ठीक है, अल्कोहल बन गया। अब अगर हम वाटर को नहीं कुछ भी चेंज कर रहे हैं इसके अंदर, अल्टर नहीं कर रहे हैं इसको, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कैसे वन इसका सेकंड ऑर्डर हो गया, ठीक है। पर जब हमने वाटर एक्सेस में लिया तो एक्सेस में कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते होते हैं, तो सिर्फ एक पे डिपेंड कर रहा है, वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी हमारे पास सूडो की रिएक्शन आता है जब वाटर हम एक्सेस में ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ आता है। अभी उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है, तो वो वही वाली बात है कि जब हम किसी भी रिएक्शन के टेम्परेचर को 10 डिग्री से इंक्रीज़ करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है, क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसमें इसका हमें देखो, हमें टेम्परेचर के बीच में एंड रेट कॉन्स्टेंट के बीच में रिलेशन किसने दिया, अरेनियस ने दिया, और उसका नाम दे दिया अरेनियस इक्वेशन। तो क्या बताता है, A=AE-E/RT, जहाँ पर A अरेनियस फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। देखो वैसे याद रखना, फ्रीक्वेंसी फैक्टर ना जब फर्स्ट ऑर्डर होता है तभी बोलते होते हैं मैक्सिमम केसेस में, बट हम ये आपको हायर स्टडी में पता लगेगा क्यों, बाकी ये सब हम बोलते होते हैं कि अरेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। अब ये कांस्टेंट होता है स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। और यहाँ पर क्या गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू भी होती है कुछ क्या 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। याद रखना है, इसकी यूनिट भी याद रखने, क्या यूनिट होती है, जूल पर मोल पर केल्विन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी है तो जूल पर मोल की फॉर्म में होगी, तो ये हो गया, ठीक है। अब कैसे स्टडी करेंगे कि जैसे हमारे पास H2 था, ये H2 था, ये जब ये देखो फॉर्मेशन हो भी रही है इसके साथ में, इसके बॉन्ड टूट भी रहे हैं और फॉर्म भी हो रहे हैं, जो नए बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो इस फॉर्म में होती है रिएक्शन, ठीक है। तो यही मैंने रिमेंबर करवाया पूरा यही चीज़ लिख रखी है इसके अंदर। अब अरेनियस इक्वेशन मतलब ये रिएक्शन तब होती है व्हेन, देखो अभी तो मैं हिंदी में लिखवा रही तब होते हैं, तो फिर मैंने इसको इंग्लिश में लिखा कि आपको ना ऐसे लिखना है, जो ये चीज़ लिखवाई है ना इसका बताती हूँ डिटेल में, इसमें क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन द रिएक्शन कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन कोलाइड टू फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट, मतलब वो इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है, इट एग्जिस्ट, बहुत छोटे समय के लिए एग्जिस्ट करेगा, एंड ब्रेक अप इनटू टू मॉलिक्यूल दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड। तो मैंने ये दिखाया कि मैंने इसको कैसे एक्सप्लेन करा, पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने लगी थी, फिर मैंने इंग्लिश में कर दिया कि आपको तो बोर्ड्स में इंग्लिश में लिखना होगा ना, तो दैट्स वाई फिर मैंने यहाँ लिख दिया। अभी एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म इंटरमीडिएट वो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। अब हमेशा याद रखना, अगर ये रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट के अंदर ये नीचे बनेगा यहाँ पर, तो ये प्रोडक्ट बने क्योंकि यहाँ पे स्टेबल होगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ बना रखिए, यहाँ से इसको काट के यहाँ लिख दो बी, क्योंकि बी जब भी बनता है तो वो नीचे बनता है, वो स्टेबल बनता है, तभी तो रिएक्शन होगी ना। अगर पहले भी इतना ही स्टेबल था और बाद में भी इतना, तो रिएक्शन क्यों होगी। जब कुछ स्टेबल बन रहा होगा तभी तो रिएक्शन करेंगे ना। हम पढ़ रहे हैं कि हम कुछ स्टेबिलिटी अटेन करें, अगर हम कुछ मिल ही ना पढ़ के तो फिर हम क्यों ही पढ़ेंगे, है ना। तो वो मतलब तो इसका ग्राफ ही होता है, जहाँ पर ये वाली चीज़ एक्टिवेशन एनर्जी और ये वाली क्या डेल्टा एच है, जो इसके और इसके बीच में कितनी हीट रिलीज हो रही है वहाँ से, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का और एक्टिवेशन एनर्जी का ये पोटेंशियल एनर्जी का रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ये ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। अभी कैन वी प्रिडिक्ट एवरी मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी है कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इसका आंसर है नो, नहीं कर सकते हम, क्योंकि सारे रिएक्टिंग स्पीसीज डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर बताना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब मैंने वही लिखा है कि क्या क्या बताता है ये वाली चीज़ हमें, ये वाली अरेनियस इक्वेशन। हायर टेम्परेचर होगा तो हायर ही के होगा, हायर एक्टिवेशन एनर्जी होगा तो एनर्जी बैरियर ज़्यादा होगा, मतलब है ना। अब किसी को इस वाले झूले से जाना है, इतने बड़े वाले से, तो एनर्जी बैरियर ज़्यादा है ना, तो रिएक्शन रेट भी कम होगा। अगर एक को इस वाले जाना अगर कम पे, तो ये तो कम है ना, तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, एनर्जी बैरियर की तरह काम करता है। बैरियर मतलब किसी चीज़ को रोकना। चलो अभी हम लास्ट पे आते हैं, वो क्या है, कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी में जो वही है, बस अरेनियस इक्वेशन की जगह ZA, मतलब ये फैक्टर इफेक्टिव कोलिजन वाला फैक्टर प्लस कर देते हैं। बाकी वही, एक तो होती है फ्रूटफुल कोलिजन, एक होती है अनफ्रूटफुल। फ्रूटफुल जब हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो मिल गया, अनफ्रूटफुल जो हमें नहीं चाहिए था वो हमें मिल गया, है ना। तो कुछ ही हमारे पास क्या होती है, इफेक्टिव होती है, कुछ इफेक्टिव नहीं होती है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर ZA भी क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंट की A या B की, है ना, जब ये A भी लिख रखा है। ये क्या डिनोट करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी भी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अभी हमने बताया था कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी पे। तो मैंने बताया था कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कम
कर देता है, ठीक है। विदाउट कैटलिस्ट ब्लू लाइन है और विद कैटलिस्ट रेड लाइन है, तो मतलब रिएक्शन को फास्ट करेगा। बनेगा तो प्रोडक्ट ही। देखो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी डिफरेंट है, इसकी एनर्जी स्टेबल, दैट्स वाई लो है। हमेशा याद रखो ना, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी की है। अब इसकी एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें सब कुछ यही लिखा हुआ है। बाकी ये लिख रखा है कि अगर इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी प्रॉपर ओरिएंटेशन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, वही सब चीज़ों के बारे में लिख रखा है। अभी वापस आ जाओ हमारे पास, तो एक ये वाला टर्म है, ये वाला भी टर्म आप अपने आप ड्राइव कर सकते हो। जैसे आपने वो वाला ड्राइव करा था ना, ln को 1 ले लिया, r को 1 ले लिया, r1, r2 को r नोड को r1 ले लिया और r को r2 ले लिया, t1 को t2 ले लिया। ऐसे ही हमने इसको भी इस वाले फॉर्मूले में, जैसे मान लो ये था ना हमारे पास, मैं थोड़ा सा करा के दिखाती हूँ। जैसे मेरे पास इक्वेशन ये थी है ना, इसको ऐसे मान लो ln k, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ln, अभी ए हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई में तो प्लस में आता है, ये है ना, ये वाली टर्म उल्टी कर रखी है बस हमने। अगर प्लस है log n इज इक्वल टू log mn होता है ना इधर, तो ये इधर क्या कर दिया मैंने, प्लस के अंदर कर दिया। और जब हम ln लगाते हैं ना ई के ऊपर, तो वो ये वाली टर्म है ना आगे आ जाती है और ये वाला फिर 1 हो जाता है। तो ये क्या हो गया, माइनस ये बाई में RT हो गया। तो यहीं पे बस हमने क्या लेना है, एक ये तो कांस्टेंट रहेगा, एक में हमने ln k1 लेना है, एक में हमें ln k2 लेना है, ठीक है। जहाँ पे t1 लेना है, फिर एक में t2 लेना है। ऐसे सोल्व करके हमारे पास इक्वेशन लास्ट में ये आएगी, ठीक है, ये आ जाएगी इक्वेशन। उसके बाद वो आएगा 1 माइनस t1 माइनस 1 बाई में t2, तो फिर 1 लेते हैं, 1 t1 t2, तो ये हो गया t2 माइनस t1। यहाँ तक सॉल्व करेगा। तो इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला आपको ड्राइव नहीं करना, मतलब ड्राइव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स वाई ये फॉर्मूला हमने लिखा है इधर, ठीक है। अब ये देखो ऐसे वाला ड्राइव कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये वाले फॉर्म भी हो सकती है एक अरेनियस इक्वेशन की, ठीक है। तो ये सब कुछ लिखा। अब मैंने अरेनियस इक्वेशन के बारे में थ्योरेटिकल लिखा है, क्या क्या होता है वो चीज़ें, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा दे दिया कि इसके अंदर क्या है, सब कुछ वही लिख रखा है जो पहले हमने करा था, वही सब कुछ लिख रखा है इसके अंदर भी, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, ये भी एक एनर्जी होती है जिस जो मिनिमम एक रिएक्टेंट को चाहिए ही कि वो कुछ प्रोडक्ट बना सके, उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है ना किसी भी रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, वो इक्वल भी हो सकती है थ्रेशोल्ड एनर्जी के, या फिर अनइक्वल भी हो सकती है। अभी व्हाई डज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैव काइनेटिक एनर्जी। अब देखो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मान लो हम पानी के अंदर वैसे शुगर डिजोल्व कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल रेट पर डिजोल्व होगी, हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, क्यों, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज करती, तो फिर तो पक्का ही पक्का जल्दी से डिजोल्व हो जाता है ना। तो दैट्स वही रीज़न हमारा इस वाले क्वेश्चन का भी। अब ये डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर एक्सेट्रा, बट गेट्स अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। तो याद रखना किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किससे अफेक्टेड होता है। तो सब कुछ सब थ्योरेटिकल वाला पार्ट रहेगा, जब एक बार रीड करोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, और ये आपका पूरा का पूरा कवर हो चुका है 1 शॉर्ट वीडियो के अंदर। तो कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल। थैंक यू।